सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है हिमांशु देवरानी। आप सभी लोग इन्हें जानते होंगे। इन्होंने 2023 में गेट में ऑल इंडिया रैंक 25 निकाली है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करी। तो ठीक है, चलते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु देवरानी है और मैं कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। कोटद्वार एक स्मॉल टाउन है पौड़ी गढ़वाल के अंदर। सो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सबकी सब SGRR पब्लिक स्कूल से करी है, CBSE बोर्ड से। और करेंटली मैं अपने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ ग्राफिक एरा की यूनिवर्सिटी से। अभी मैं अपने फाइनल ईयर में। मैंने गेट की प्रिपरेशन जो है वो सेकेंड ईयर से शुरू कर दी थी और इस टाइम मैंने गेट CSE से 2023 में अपेयर हुआ था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 25 है। इसी के साथ मेरी एक प्लेसमेंट भी है। इन्फोसिस में मुझे एक ऑफर PPO प्रोवाइड किया है, पावर प्रोग्रामर, जो कि एक लीज प्रोफाइल है एज अ डेवलपमेंट प्रोग्रामर। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने गेट में भी AIR 25 निकाली है और आपको इन्फोसिस में भी BPO मिला है। तो आप बताएंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी, कि प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। सो बेसिकली ऐसा हुआ था कि हम जब 12th पास आउट हुए थे तो उस टाइम सभी को पता है सभी जी मेंस के लिए अपेयर होते हैं। उस टाइम हमें कुछ पता नहीं था कि IITs क्या होती हैं, ये इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैंने अपेयर किया था JEE मेंस के लिए, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। ऐसा कुछ ड्रीम भी नहीं था कि IIT जाना है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया ग्राफिक एक प्राइवेट कॉलेज से ही करना था। उसके बाद ऑप्शन कुछ था नहीं, तो मैंने ग्राफिक ज्वाइन कर लिया था। इंजीनियरिंग के बारे में भी ज्यादा कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं उस टाइम पे, तो बस ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उस टाइम बहुत चल रहा था। ग्राफिक में भी प्लेसमेंट काफी हाई थी उस टाइम। कुछ जो हमारे सीनियर्स थे उनकी एडोबी में प्लेसमेंट हुई थी। सो उसके बाद हमने ज्वाइन किया तो पहला ईयर जो हमें सीनियर्स ने गाइड किया था कि तुम जिस टाइम बच्चे भी ज्यादा प्रिपरेशन कर नहीं रहे, इस टाइम तुम कोडिंग पे ध्यान दो अपनी। तो हमने फर्स्ट ईयर में पूरी कोडिंग करी थी। हैकर रैंक में हमने काफी कोडिंग कर ली थी, मतलब हमारा गोल्डन बैच वगैरह हो गया था हैकर रैंक में। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर जो था उसमें तो क्योंकि लॉकडाउन वगैरह उसी टाइम स्टार्ट हुआ था फरवरी से, तो पूरा सेमेस्टर ऐसे ही गया था। मतलब उस टाइम हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। तो हम थर्ड सेमेस्टर में जब आए तो हम सोच ही रहे थे कि क्या करें, मतलब करना क्या है आगे, इंटर्नशिप कैसे करनी है। तो हम ऐसे ही दोस्त लोग बैठे हुए थे, तो मुझे गेट के बारे में पता भी नहीं था कि गेट कोई एग्जाम होता है ऐसा कुछ। मेरा जो दोस्त था वो डिस्कस कर रहा था हर चीज की, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर किसी को कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है तो क्या, मतलब कैसे कैसे इंटर्नशिप करेगा। फिर जैसे GSOC दे सकते हो आप लोग, मतलब ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और बाकी एक ऑप्शन हमारे पास गेट भी है अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है। तो उसने हमें बताया था और मुझे लगा कि गेट के लिए हमें जाना चाहिए। तो सेकंड ईयर एंड होते होते जब गेट 2021 हो गया था, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और इतना क्लियर था कि मेरे को सेल्फ प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी बीटेक में बहुत पैसे लग जाते हैं। जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप कोचिंग ऑप्ट नहीं कर पाते बहुत बार। तो मैंने कहा कि सेल्फ स्टडी करेंगे। उसके बाद रिसोर्सेज कलेक्ट किए, फ्री रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल होते हैं नेट में, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। कई सारे टॉपर्स अपने नोट्स जो है वो डाल देते हैं ड्राइव में, वहां से मिल जाएंगे। और जो फ्री लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब वगैरह में, वो सब हमने वहां से अरेंज किए, वो सब प्रिपेयर किया। तो पहला अटेम्प्ट मैंने थर्ड ईयर में दिया था, जब मैं थर्ड ईयर में था। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 974 आई थी। वो अच्छी रैंक थी पर इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब आप IIT जा सको। NIT वगैरह के लिए ठीक थी, लेकिन IIT नहीं मिलता उसमें। तो उसके बाद मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इस बार और ज्यादा प्रैक्टिस करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, टेस्ट सीरीज लगाई, काफी मेहनत की। उसके बाद प्लेसमेंट के टाइम पे मुझे इतनी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो आप जब गेट की प्रिपरेशन करते हो तो जो गेट के सब्जेक्ट है वही इंटरव्यू में आते हैं आपके, तो आपको दोबारा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कोडिंग जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में हमने काफी कोडिंग कर ली थी। तो एक महीने जब हैक विद इन्फी आया था तो हम सिक्स सेमेस्टर में थे, फरवरी का टाइम था, उस टाइम हैक विद इन्फी का पेपर हुआ था। मैं हैक विद इन्फी भी नहीं दे रहा था, मुझे लगा हैकाथॉन है, हमने कुछ प्रिपेयर किया नहीं, बैठ के क्या हुआ। लेकिन कॉलेज ने जो कंपलसरी कर दिया था कि सबको बैठना है, जो नहीं बैठेगा उसको फिर मतलब टीचर्स को बताना पड़ेगा क्यों नहीं बैठ रहे। तो हमने भर दिया था फॉर्म, और वहां पे भी दो क्वेश्चन चल गए, वो कैसे हो गए बस वहाँ तीन में से, और सिलेक्शन हो गया वहां पे। मतलब कोई वो ऐसा कुछ था नहीं प्लानिंग की इन्फोसिस में हो जाएगा, वो बस होता गया और हो ही गया। बाद में PPO वगैरह सब कुछ हो गया। तो जब एक प्लेसमेंट आ चुकी थी तो थोड़ा प्रेशर भी कम हो गया था सेवन सेमेस्टर में।
फिर मैं पूरा गेट के लिए प्रिपेयर करने लग गया, ज्यादा प्लेसमेंट पे ध्यान दे नहीं रहा था क्योंकि एक प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। उसके बाद गेट की प्रिपरेशन करी और अपना मॉक टेस्ट देते गए, उसके बाद अभी एग्जाम दिया तो रैंक आ गई। बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है गेट में अपीयर होने के लिए? गेट में अपेयर होने के लिए ऐसी एज सच कोई मतलब ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आप थर्ड थर्ड ईयर में गेट दे सकते हो, तो आप पहले फोर्थ ईयर तक होता था लेकिन अब उन्होंने थर्ड ईयर के लिए भी ओपन कर दिया है। तो आपको जो आप जब गेट देते हो तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, और उसके बाद किसी मतलब उसके बाद आप फिर थर्ड ईयर के बाद कभी भी दे सकते हो। आपने बैचलर्स कर दी है उसके बाद भी दे सकते हो, कभी भी अपनी जॉब से भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपका गैप वगैरह है तो आप नहीं दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। उसके बाद उसमें गेट के लिए क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन गेट के बाद जब आप एडमिशन्स में जाओगे आईआईटी वगैरह में, बाई चांस आपकी अच्छी रैंक आ गई है, तो वहाँ क्राइटेरिया जरूर होता है कि मिनिमम परसेंटेज 60 या 65 या 70% ऐसे कुछ क्राइटेरिया होता है हर आईआईटी का, कि आपकी बीटेक में इतनी होनी चाहिए, बैकलॉग में होनी चाहिए, ये सब क्राइटेरिया होता है। तो गेट का एग्जाम देने के लिए कोई क्राइटेरिया इतना सच नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए जाओगे या पीएसयू के लिए जाओगे तो वहाँ सब परसेंटेज का क्राइटेरिया हुआ होता है। तो अपने बैचलर्स में मिनिमम आप 7 जो सीजीपीए है उससे ऊपर रखें तो ज्यादा बेटर। ओके, इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं? जैसे आपका कंप्यूटर साइंस से था तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आए थे आपके एग्जाम में? कंप्यूटर साइंस के जो मेजर 11 टोटली जो है 11 सब्जेक्ट आते हैं गेट के एग्जाम में। जो मोस्ट मेजर सब्जेक्ट है वही आते हैं। पहला सब्जेक्ट जैसे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, जो हमें थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा लेते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। फिर आपका सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, then theory of computation, computer architecture, digital logic, operating system, कंप्यूटर नेटवर्क, कंपाइलर डिजाइन, क्लास में एप्टीट्यूड और रीजनिंग। यही 11 सब्जेक्ट है, यही आते हैं। ओके। जिसमें हाईएस्ट वेटेज जो होता है वो 15 नंबर का एप्टीट्यूड होता है, 15 नंबर की मैथमेटिक्स होती है, 30 नंबर का ये होता है, और बाकी 70 नंबर का आपके बाकी सब्जेक्ट्स होते अच्छा, तो आप हैं। 65 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं आपको करना। तो मतलब हो जाता है 3 घंटे के अंदर सारा? और वैसे जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ठीक से प्रिपेयर किया होता है तो वो 2.5 आवर्स में पूरा पेपर कर लेते हैं। उसके बाद वो रीचेक करते हैं बाकी जो लास्ट के 20-30 मिनट्स होते हैं। बट आपको 65 नहीं करने टोटल, जरूरी नहीं है कि 65 में से 65 करें। अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं 65 में से करेक्ट तो आप टॉप रैंक्स में होंगे। ओके, आपने कितने अटेम्प्ट करे थे? मैंने अटेम्प्ट करे थे अप्रॉक्स 62 अटेम्प्ट करे थे, लेकिन सही सिर्फ 52 हुए थे मेरे। ओके, और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है? हाँ, जो मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना गेट में। एक होता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें मतलब फिलअप होगा, उसमें आपको आंसर टाइप करना होगा। एक होता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो जनरली आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है कि 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एक ट्रू होगा। और एक होता है एमएसक्यू जिसमें 4 ऑप्शन है और 4 में से कितने भी ट्रू हो सकते हैं, आपको सारे करेक्ट मार्क करने पड़ेंगे तभी नंबर मिलेंगे। अगर चारों सही है तो चारों मार्क करने पड़ेंगे। तो जो एमएसक्यू है और जो आप न्यूमेरिकल टाइप है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3। अगर एक नंबर का है 2 नंबर का है तो -2/3। ओके, और अगर हमें सिर्फ गेट एग्जाम पास करना है तो कितनी कट ऑफ जाती है? गेट क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है, मतलब 100 में से इस बार तो कट ऑफ बहुत थोड़ी हाई की है, 32 नंबर है 100 में से, लेकिन जनरली 25 नंबर 26 नंबर यही। अच्छा, मतलब मतलब अब 35 के ऊपर अगर नंबर है तो डेफिनेटली आप कट ऑफ के ऊपर होंगे। कभी ऐसा होगा नहीं कि 35 तक कट ऑफ चले। ओके, मतलब कितना क्वेश्चंस करने होंगे उसको 65 में से अगर नॉर्मली क्वालिफाई करना है? आपको करीब 20 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो तो आप 20 से 25 क्वेश्चन तो आप 40 की लाइन पे पहुंच जाओगे, 40 करीब। अच्छा, तो भैया आप बताएंगे जैसे गेट में आपकी 25 रैंक है, किसी की कुछ होती है रैंक, किसी की कुछ होती है, तो कितनी रैंक्स पे किस टाइप के आईआईटीज मिलता है? तो मोस्टली हमारे पास टॉप 7 आईआईटीज और भी हैं, लेकिन जो ओल्ड आईआईटीज है जिनके लिए मतलब पूरा कंपटीशन है, जिसके लिए जो बच्चे कंपटीशन में रहते हैं, जो हमारे टॉप 7 आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, ये जो टॉप की 7 आईआईटीज हैं इनके लिए, और एक आईआईएससी बैंगलोर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इनके लिए मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनके लिए टारगेट करते हैं।
तो अगर आपकी 100 के अंदर रैंक है तो डेफिनेटली जो मतलब कंप्यूटर साइंस के जो ड्रीम ड्रीम इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, इन दोनों में आपको सिलेक्शन होने की चांसेस है। आईआईएससी में थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि आईआईएससी में टॉप 50 रैंकर्स जो होते हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि सीट ही कम होती है, 50-60 सीट होती है बस एक आईआईटी या आईआईएससी में। तो आईआईएससी के लिए आप अगर टॉप 100 में, तो हो सकता है आपको सिलेक्शन मिल जाए, 150 है तो पक्का हो जाएगा, कंफर्म है। और आईआईटी बॉम्बे में 100 में मिल जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर है सबका, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चे अपेयर कर रहे हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली, उसके बाद आता है फिर आपका मद्रास आता है, इस तरीके से है। फिर उसमें ऐसा कि अन्य टॉप, मतलब अगर आप टॉप 500 रैंक ला रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी कोविड आईआईटी में लग जाओगे। और अगर आप टॉप 1500 या टॉप 1000 रैंक ला रहे हो तो आपको अच्छी एनआईटी या नई आईआईटी मिल जाएगी। मतलब उनकी प्लेसमेंट स्टेटस भी ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा तो भैया आप बताएंगे जैसे गेट निकालने का फ़ायदा क्या होता है, उसके बाद जैसे हम एम टेक करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सो गेट निकालने का पहला फायदा तो ये है, अगर आपको गेट नहीं भी निकलता है, मान लो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत अच्छी रैंक नहीं भी आई है, पहले तो किसी भी इंटरव्यू में, मतलब किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में चले जाओ, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ईजी होता है इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू मतलब ऐसा होता है कि आप निकाल ही लोगे, जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटरव्यू बहुत बेसिक लगता है आपको, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। दूसरा फायदा, जब आप एकेडमिक्स में हो तो जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होते हैं, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी इजीली कर लोगे। फिर गेट क्वालिफाई हो गया, अच्छे रैंक आ गई, तो आपके पास तीन ब्रॉड कैटेगरी है। पहली कैटेगरी होती है कि आप हायर स्टडीज के लिए जाओ, आईआईटी, आईआईएससी जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स है उसमें हायर स्टडीज, एमटेक। एमटेक दो प्रोग्राम होते हैं आपके पास, एमटेक टीए होता है, टीचिंग असिस्टेंट, और एमटेक आरए होता है, रिसर्च। तो एमटेक जो आरए होता है 3 इयर्स का होता है, रिसर्च बेस्ड होता है। और एमटेक टीए जो होता है वो टेक्निक, मतलब वो सिर्फ नॉर्मल एमटेक होता है, 2 साल का जो एमटेक होता है। उसके बाद आपके पास आप एमएस कर सकते हो फॉरेन से। फॉरेन की कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो जिसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो टॉप 10 या 20 के अंदर आती है शायद, उसमें आप अपना एमटेक कर सकते हो। और जर्मनी में भी कुछ यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन देती है, जिसमें आपकी जो जर्मनी में तो एक्चुअल में ऐसा है कि आपको गेट रैंक के हिसाब से आपकी पूरी फी जो है वो पूरी फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, जब आप पढ़ रहे होंगे जर्मनी में। सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी उस टाइम पे, ओके। तो वहां पे आप अपना एमएस वगैरह कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है वो है आपका पीएसयू, पीएसयू की तरफ जा सकते हो। पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया। आप इनमें जाके साइंटिस्ट, कुछ में ऑफिसर पोस्ट होती है, किसी में साइंटिस्ट पोस्ट होती है, तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट इंटरव्यू को भी पीएसयू होते हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं आपका। कुछ वेटेज जैसे 80 से 85% वेटेज जो है गेट स्कोर का होता है, और बाकी जो है इंटरव्यू का वेटेज होता है। तो मतलब हर पीएसयू का अपना क्राइटेरिया है, उस हिसाब से इंटरव्यू लेते हैं। तो उसके बाद अगर आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आप परमानेंट एक मतलब सरकारी जॉब देख सकते हो, सिक्योर जॉब वो मिल जाती है आपको, जिनका पे स्केल भी अच्छा है। और इसरो डीआरडीओ में साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, जो एक मतलब बहुत प्रेस्टीज जॉब होती है। अगर सोसाइटी में आप बोलोगे साइंटिस्ट है हम, तो हाँ, उसका अलग ही एक वो होता है, प्राउड। तो ये सब है। ओके। अच्छा तो एम टेक करने के बाद क्या स्कोप रहता है? एमटेक के बाद, एमटेक एक्चुअली ऐसा प्रोग्राम है जो आपका, बीटेक में आपने काफी थ्योरी पढ़ी है, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल आप करते नहीं है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं होता है। फिर जो पीएचडी होती है पूरी रिसर्च ओरिएंटेड होती है, उसमें आपको बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ती है, पेपर पब्लिश कर। तो एमटेक जो होता है वो आपका बीटेक और पीएचडी के बीच का एक ब्रिज है, मतलब आपको एक एक टेस्ट दिया जाएगा रिसर्च का। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको रिसर्च पसंद आ जाती है, तो वो रिसर्च में चले जाते हैं आगे। जैसे आप अगर आईआईटी आईआईएससी के भी वो देखोगे स्टैटिस्टिक, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट बैठते ही नहीं है, वो उनका पूरा मतलब माइंड बन जाता है कि उनको पीएचडी करनी है, तो पीएचडी के लिए चले जाते हैं। और कुछ बच्चे जो बाकी प्लेसमेंट में बैठते हैं वो डेफिनेटली, मतलब इतना तो गारंटी है, आप अगर आईआईटी आईआईएससी में हो तो आप प्रोडक्ट पीएचडी लैंड करोगे। अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, और भी कंपनी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गए, जिनके नाम भी नहीं सुने हुए, वो गोल्डमैन सैक्स हो गया, वहाँ वहाँ प्लेस हो जाते हैं मतलब स्टूडेंट काफी अच्छे पैकेज। ओके। और फीस वगैरह क्या होती है एम टेक की? बहुत नॉमिनल फीस होती है एमटेक की। फीस मतलब आईआईटी एनआईटी में बहुत कम, वैसे प्राइवेट में तो ज्यादा ही होगी, लेकिन
क्योंकि वो सब गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, तो उनकी फीस बहुत कम होती है, मतलब 40 से 50,000 पर सेमेस्टर होती है, लेकिन आपको 12,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है हर मंथ। तो मतलब आप एक सेमेस्टर में 6 मंथ है तो 70,000 के करीब आपको स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और 50,000 आपकी फीस है, तो वो आप खुद ही अपने स्टाइपेंड से कवर कर लोगे फीस। ओके, मतलब अपना खर्चा खुद ही चला सकता है एम टेक करते हुए। हाँ डेफिनेट, मतलब खर्चा नहीं होता है एमटेक में, अगर आप आईआईटी एनआईटी में हो तो आपको कुछ खर्चा लगेगा नहीं। ओके। अच्छा, तो भैया आप बताएंगे कि जैसे अगर किसी को गेट की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करनी है, जीरो लेवल से, तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है? सो वहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो जो क्या मतलब इंस्टीट्यूट्स ने जो कोर्सेज बनाए हैं वो आप ले सकते हैं, उनके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें इजी क्या होता है कि कोर्स है तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वो पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर लेंगे, है ना, आपको इधर उधर ज्यादा मतलब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर दूसरे तरीके से सेल्फ स्टडी करते हो जैसे मैंने किया था, तो मैं सब पूरा सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो मैंने कोई कोर्स कोचिंग नहीं की थी, और उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, मतलब आपको को पूरा मटेरियल खुद ही कलेक्ट करना है, फिर आप एक ही रिसोर्स पे रिलायबिलिटी नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फ्लक्चुएशन होती है। जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं वो काफी ज्यादा चीजें गलत पढ़ाते हैं, काफी कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा देते हैं, तो आपको मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ना पड़ता है, एक ही चीज को रिपीटेटिव पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप पूरी चीज क्लियर नहीं कर लेते हो आपको अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है, फिर आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, और बुक्स में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। जो आपके कोचिंग्स हैं वो आपको बहुत ही फाइन मटेरियल देते हैं, मतलब फिल्टर्ड मटेरियल, और बुक्स में जो है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड मटेरियल होता है, तो वो सेल्फ स्टडी काफी टफ पड़ जाती है, और इवन अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, तो उसके लिए और टफ हो जाता है, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप भी है, प्रोजेक्ट्स भी है, मल्टीपल चीजें हैं, तो आपके लिए और टफ पड़ जाता है। तो जो स्टूडेंट मतलब अगर आपका टाइम कम है और आपके पास अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है तो कोर्स के लिए आप जाइए, है ना, और अगर नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन बचता नहीं है, सेल्फ स्टडी है, तो फ्री रिसोर्सेज जो है उनसे पढ़िए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, जो सेल्फ स्टडी है उसमें काफी मेहनत लगेगी। ओके। अच्छा, तो आप कोई यूट्यूब चैनल अच्छा बताएंगे जहाँ से आपने पढ़ा था? हाँ तो मैंने मतलब एक क्योरा पोस्ट भी लिखा था जिसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि मैंने कौन 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 सी यूट्यूब चैनल कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे थे। तो मल्टीपल रिसोर्सेज में जैसे आपको एक चैनल में सब कुछ नहीं मिलेगा, जैसे गेट स्मैशर है, मल्टी मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट इससे पढ़ते ही हैं वैसे भी, है ना, तो गेट स्मैशर से कुछ टॉपिक पढ़े थे, कुछ टॉपिक उन्होंने गेट नोटबुक से पढ़े थे, मतलब नॉलेज गेट से पढ़े थे, अन अकेडमी के फ्री कोर्सेज कुछ थे उसमें, मतलब वो इतने बेनिफिशियल नहीं थे बट ठीक था, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े थे। और गो क्लासेस एक एक ये मतलब पर्सनली रिकमेंडेड है कि गो क्लासेस, मैंने मतलब उनका फ्री मटेरियल काफी यूज किया, उनके यूट्यूब चैनल में काफी फ्री मटेरियल है, तो गो क्लासेस का बहुत क्वालिटी कंटेंट है। इवन अगर आप कोर्स को ऑप्ट करते हो तो मुझे लगता है बाकी कोचिंग के कंपैरिजन में सबसे लेस कॉस्टली उनका कोर्स है, और बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब सबसे ज्यादा आवर्स का कंटेंट है उनके पास, और बहुत अच्छा कंटेंट है, और मैंने उनकी टेस्ट सीरीज ली थी, तो वो टेस्ट सीरीज जो थी वो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मुझे टेस्ट सीरीज से ही मिला था। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि वो क्लासेस की टेस्ट सीरीज, और अगर कोर्स ले रहे हो तो उनका ही कोर्स ले लो, नहीं तो और भी है, जैसे गेट एंड सील की टेस्ट सीरीज है, आप वो भी ले सकते हो, मैंने सुना है जहाँ तक विजन गेट भी अच्छा है, जहाँ तक मैंने मतलब स्टूडेंट से सुना है कि वो भी काफी अच्छी कोचिंग है। बाकी कोचिंग का मुझे पता नहीं, लेकिन वो क्लासेस एक अच्छी कोचिंग है, उनका कोर्स भी ले सकते हो और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। बाकी फ्री जो आपको अगर पढ़ना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मतलब आपको रैंडम बहुत जगह से पढ़ना पड़ेगा। मैंने बुक्स भी पढ़ी थी काफी सारी, जैसे मैंने केनेथ रोशन पढ़ी थी, और फ्रोजन पढ़ी थी, अलग अलग बुक पढ़ी थी, सी प्रोग्रामिंग के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए नरसिम्हा करुवंशी पढ़ी थी, तो अलग अलग बुक्स पढ़ी थी। बट आपको अगर कोर्स चाहिए तो वो क्लासेस फ्री में भी उनके यूट्यूब चैनल में काफी सारी वीडियोज हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके। अच्छा, तो जिसको सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं वो भैया की लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके वहाँ से ही चेक कर सकते हैं, राइट? हम यहाँ पे पोस्ट का वो लिंक दे देंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना अगर किसी को देखना हो। या श्योर। ओके। ओके, तो भैया जो बच्चे 2024 बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, तो उन्हें आप कोई एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, एडवाइस ये है कि आप मतलब अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में 12-12 घंटे पढ़ना है, आपको रोज 3 to 5 आवर्स पढ़ो तो काफी है, कंसिस्टेंट होना चाहिए बस, और छूटना नहीं चाहिए बीच में, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए,
उसके साथ डिमोटिवेटेड फील नहीं होना, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, जो टॉप 100 रैंकर है, टॉप 500 रैंकर है, उन सब पे बराबर नॉलेज है, नॉलेज सबकी बराबर होती है। वहां पे डिफरेंस क्या आता है कि कोई ज्यादा एंजाइटी फील करता है, कोई ज्यादा डिमोटिवेटेड रहता है, तो उसका पेपर एग्जाम हॉल में बेकार जाता है। तो डिमोटिवेटेड नहीं रहना है, मोटिवेटेड रहना है अपनी पूरी एंटायर जो है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि कई बार होता है हमारे साथ के स्टूडेंट्स जो है उनकी प्लेसमेंट लग जाती है, और हम सोच रहे होते हैं कि हमारी प्लेसमेंट लगी नहीं है, हम बस प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, गेट एग्जाम भी नहीं निकला, तब क्या करेंगे। तो ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने गोल को लेके मोटिवेटेड रहना है। और एज सुन एज आप, अगर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट या थर्ड ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो एज सुन एज आप स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन, उतना अच्छा होगा। जितना आप लेट करोगे फाइनल ईयर में, आपको उतनी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, बहुत कुछ करना होता है, प्रोजेक्ट वगैरह। तो आप थर्ड ईयर में जितना कर सको उतना बेटर होता है आपके लिए। तो आप एज जितनी जल्दी हो सके उतना प्रिपरेशन करो, और डिमोटिवेटेड नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है। ओके, बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो लिंक्डइन प्रोफाइल में आप लिंक कर सकते हो, वहाँ पे क्वेरी। ओके, सो अब हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू हिमांशु भैया हमारे सेशन में आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। तो मैं आपकी थैंक यू मनीष। या मैं आपकी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल का। तो जिसे भी अगर कोई डाउट होगा गेट की प्रिपरेशन वगैरह में, तो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। ओके, सो और हम क्या है कि फ्यूचर में ट्राई करेंगे कि आपके साथ दोबारा से एक सेशन हो और आप स्टूडेंट्स को और गाइड करें। सो थैंक यू भैया हमारे सेशन में आने के लिए। थैंक यू मनीष, थैंक यू। या सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।